अरे ओ सूर्या, दिन चढ़ गया है बेटा, जाकर मछलियां ले आ। इस लड़के का तो आलस ही नहीं उतरता। अगर पूरा दिन ना जगाऊं तो आंख ही ना खुले इसकी। अभी तो इसे कोई चिंता नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी ना, उस दिन इसे दाल आटे का भाव पता लग जाएगा। सूर्या ने अंगड़ाई लेते हुए दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ देखा और अपनी माँ गीता से कहा, क्या माँ, अभी तो 6 बजे हैं, आपने सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह पड़ोस की लड़की संजना भी गीता की आवाज सुनकर उनके घर आ धमकी और गीता को मस्का लगाते हुए कहा, कितना नालायक है काकी सूर्या, अभी तक नहीं उठा। मुझे तो देखो, सुबह 4 बजे जाग जाती हूँ। तुम्हारे जैसे लक्षण तो इसमें 7 जन्म तक नहीं आएंगे, लेकिन इसे तो देख, जगाए नहीं जगता। सूर्या, 7 बजे धूप खिलने लगेगी, नदी का पानी गर्म हो जाएगा और पानी गर्म होते मछलियां मरने लगती हैं। माँ बस भी करो, सुबह 7 बजे की धूप में आग नहीं बरसती। उठता हूँ, लाता हूँ आपके लिए मछलियाँ। एक सुबह सुबह ये अंजना की बच्ची आ जाती है माँ को भड़काने के लिए। सूर्या उठा और बड़बड़ाता हुआ मछलियां पकड़ने चला गया। देखा काकी, मेरे बोलने से वो कितना भड़क जाता है। मुझे तो उसे छेड़ने में बड़ा मजा आता है। संजना, तुम आज भी बिल्कुल बच्ची ही हो। सूर्या मछलियां ला ही रहा था। रास्ते में देखा कि पड़ोस की अम्मा के हाथ से छूटकर सारी सब्जियां गिर गईं। सूर्या अपनी टोकरी रखकर अम्मा की सब्जियां उठाते हुए बोला, अम्मा रुको, मैं देता हूँ उठाकर। दूर हट, छोड़ मेरी सब्जियां, मैं खुद उठा लूंगी। इन मछलियों के हाथों से मेरी सब्जियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये सुनकर सूर्या अपना सा मुंह लेकर रह गया और घर आ गया। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर गीता ने पूछा, क्या हुआ सूर्या, मछलियां नहीं मिली क्या? क्या बताऊं अम्मा, मछलियां तो मिल ही जाती हैं, लेकिन इन मछलियों के चक्कर में अपना आत्मसम्मान कहीं छूट जाता है। आज ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? माँ, बस्ती में सब मछलियां खाते हैं, लेकिन फिर भी सबको हमसे घिन आती है। आज अम्मा की बिखरी हुई सब्जियां उठाने लगा तो उन्होंने कहा कि मेरी सब्जियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। माँ, क्या मछलियां पकड़ने और बेचने से हम लोग गंदे हो जाते हैं? बेटा, तू 4 साल का था जब से मछलियां बेचकर घर चला रही हूं। यहाँ सबके बारे में जानती हूँ कि कौन मांस मच्छी खाता है, इसीलिए किसी की बात दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। सब के सब मांसाहारी हैं। जब तेरे पिताजी मरे थे तब इन मछलियों से ही रोटी मिली थी, पड़ोसी नहीं देकर गए थे। उनकी बातों को दिमाग से निकाल और अपने काम में ध्यान दे। चल उठा मछली और चल मेरे साथ बाजार। दोनों माँ बेटा बाजार जाकर मछलियां बेचने चले गए। कभी कभी अगर उनकी मछली बच जाती थी तो वो संजना के घर दे देते या फिश करी बनाकर खा लेते। अपनी माँ से सूर्या ने भी बहुत अच्छी फिश करी बनानी सीख ली थी। समय गुजरता गया। एक बार गीता बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर बताते थे कि उसे लीवर की बीमारी है, खून पानी बनता जा रहा है। और एक दिन गीता एक सरकारी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। वह सूर्या को रोते बिलखते छोड़ इस दुनिया से चली गई। संजना ऐसे समय में सूर्या की हिम्मत बनी रही। इस समय उसे सहारे की बहुत जरूरत थी। संजना, पिताजी का तो चेहरा भी याद नहीं, लेकिन जिस दिन से इस दुनिया को देखा सिर्फ माँ का चेहरा ही दिखाई दिया। और आज वही माँ मुझे अकेले छोड़कर चली गई। अब तो मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। माँ की डांट खाए बिना अब मेरी आँख कैसे खुलेंगी? माँ के बिना बहुत तकलीफ हो रही है संजना, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता सूर्या, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। देखो तो अपनी क्या हालत बना ली है। दिन गुजरा, सप्ताह गुजरा और फिर महीना गुजर गया। सूर्या समझ गया कि अब उसके दिन रात रोने से उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। हिम्मत तो टूट ही चुकी थी, लेकिन जिंदा तो रहना ही था और जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी था।
एक दिन वह तालाब पर मछलियां पकड़ने गया। किनारे पर बैठते ही उसे माँ की बहुत याद आई और वह फूट फूट कर रोने लगा। नदी किनारे घास काटती हुई एक महिला ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रहे हो? काकी, मेरी माँ नहीं रही। अब तक वही मुझे मछलियां पकड़ने के लिए भेजती थी, फिर हम दोनों बाजार में ले जाकर उन्हें बेचते थे। आज माँ नहीं है तो माँ की बहुत कमी महसूस हो रही है। बेटा, इस तरह रोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को तकलीफ होगी, इसलिए चुप हो जाओ और हिम्मत से काम लो। और ये मछलियों का क्या बेचना, गांधी चौक पर जाओ और वहाँ फिश करी बनाकर बेचो, देखना कितनी अच्छी बिक्री होगी। सूर्या को जैसे एक नई राह दिखाई दी हो। उसके अंदर एक जोश उठा और वह अपने आंसू पोंछकर मछलियां पकड़ने लगा। वह टोकरी भर कर मछली घर ले गया। मछलियां तो पकड़ ली, लेकिन फिश करी के लिए घर में तेल और मसाले नहीं थे। फिलहाल उसके पास पैसे भी नहीं थे। एक बार सोचा कि संजना से मांग ले, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। माँ के होते हुए उसे लगा ही नहीं कि वह गरीब है, लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे उससे ज्यादा दुनिया में कोई गरीब है ही नहीं। उसने इधर उधर पैसे ढूंढे, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी माँ दाल के डिब्बे में पैसे छिपा कर रखती थी। सूर्या ने दाल का डिब्बा खोला तो उससे उसमें एक पोटली मिली, जिसमें 5,000 रुपए रखे थे। माँ, तुम्हारी अमानत खर्च करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि मैं इन पैसों से अपना भविष्य बना सकूं। सूर्या उन पैसों से एक बड़ा पतीला और तेल मिर्च मसाले खरीद लाया। फिश करी बनानी तो उसने पहले से सीखी हुई थी, लेकिन आज उसने और मन लगाकर बनाई। फिश करी की खुशबू पूरी बस्ती में महक उठी। खुशबू संजना की नाक तक पहुंची तो वह दौड़ी हुई आई और बोली, क्या बात है सूर्या, आज फिश करी? जानते हो, पूरी बस्ती महक उठी है। संजना, आज से फिश करी बनाकर बेचा करूंगा, इसलिए बनाई है। तो शुरुआत मुझसे ही कर दो। सूर्या ने उसे फिश करी दी तो संजना ने उसके हाथ में 50 का एक नोट रख दिया। संजना, ये क्या? मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ क्या, जो मुझसे पैसे नहीं लोगे? ये पकड़ो और बोनी करो। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा नया काम खूब चले। और सुनो, पतीला क्या सिर पर रख कर ले जाओगे? हमारे यहाँ बाबूजी का ठेला बेकार खाली खड़ा है, वो ले जाओ। ये सुनकर सूर्या मुस्कुरा दिया और उनका ठेला लेकर फिश करी बेचने चला गया। आइए आइए, ताजा ताजा मछलियों से बनी फिश करी खाइए। आइए आइए। अपने एरिया में नई फिश करी वाले नौजवान को देखकर उसके पास उसका जायका जानने के लिए पहले ही दिन काफी सारे लोग आ गए। सब ने फिश करी खाई और सूर्या के हुनर की बहुत तारीफ भी करी। पहले दिन ही पतीला 2 घंटे में खाली हो गया। अगले दिन सूर्या ने और ज्यादा मछलियों से फिश करी बनाई। अगले दिन भी उसकी सारी फिश करी थोड़ी ही देर में बिक गई। इसी तरह अब तो सूर्या की रोज खूब बिक्री होने लगी। कभी कभी संजना भी उसके ठेले पर पहुंच जाती थी। संजना, तुम यहां मत आया करो। अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोचें। अच्छा, अगर दुनिया से इतना ही डर लगता है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर तो मैं बिना डर के तुमसे मिलने आया करूंगी। वो दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे। उम्र बढ़ती गई और उनका प्यार भी। सूर्या ने संजना से शादी कर ली और फिर वो दोनों मिलकर फिश करी बनाकर बेचने लगे। उनकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। सूर्या ने अब अपना होटल खोल लिया। सूर्या ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने माथा टेकते हुए कहा, माँ, एक गरीब फिश करी वाला आज एक होटल का मालिक बन गया है। हमेशा यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। चलो गरीब फिश करी वाले, तुम्हें एक बारात का ऑर्डर भी तैयार करना है। और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गए। नालायक, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कितनी बार कहा है कि कुछ काम धंधा सीख ले, मगर नहीं।
अगर काम सीख लिया तो 4 पैसे तो घर में आएंगे और वो तुझे बुरा लगेगा। दीपक की मां दीपक पर गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। पैसे के अभाव में दीपक 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ मासूम सपने आंखों में ही मर गए। बाप का 24 घंटे शराब पीकर पड़ा रहना और गाली गलौज करना, ऐसे में पुष्पा क्या करती? वो तो अपना गुस्सा अपने बेटे पर ही निकालती। माँ, मेरी उम्र के बच्चे कहाँ काम करते हैं? मैंने तो अपनी उम्र के बच्चों को सिर्फ पढ़ते और खेलते हुए देखा है। पुष्पा रोने लगी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे पर अत्याचार कर रही है, लेकिन आखिर वह क्या करती? बिना पैसे के 4 बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल था, ऊपर से पियक्कड़ पति। पुष्पा बोली, मैं भी गुस्से में तुझे क्या क्या बोल जाती हूँ। चला, मैंने सत्तू घोल दिया है, सत्तू पी ले। सत्तू? छी, अब तो इसका नाम सुनते ही उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पीना सत्तू वत्तू। माँ, रोटी सब्जी बना दो ना। तभी बराबर में पड़ा हुआ उसका शराबी बाप गजेंद्र बोला, अरे बड़े नवाबजादे हो तो सत्तू नहीं पीता? हाँ, अरे गर्मी में सत्तू पीने से लू नहीं लगती। हाँ, आए बड़े रोटी सब्जी खाने वाले सारे हरामखोर इसी घर में पैदा होने थे। पुष्पा, अगर तू सारे बच्चों के साथ मिलकर भीख भी मांगे ना तो दिन के 300-400 रुपए कमा लेगी। कैसे आदमी हो आप जो अपनी बीवी बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? इससे पहले कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लूंगी, मगर भीख नहीं मांगूंगी। हाँ। पुष्पा की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। दीपक 13 साल का था। बाकी के बच्चे दीपक से छोटे थे। वह उन बच्चों का पेट कैसे पालती? उनका खाने के लिए तरसना उससे देखा नहीं जा रहा था। भरी गर्मियों के दिन थे। पुष्पा अपने हाथ से अपने बच्चे को पंखे से हवा कर रही थी। गर्मी के मारे छोटी बेटी चुनिया को हैजा हो गया। जब खाने को पैसे ना थे तो दवाई के पैसे कहां से आते? आंखों में आंसू भरते हुए पुष्पा बोली, भगवान, ये तेरी कैसी कठोर परीक्षा है। मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने मर रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी दीपक ने आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, रोती क्यों हो? आप कहती थी ना कि मैं कोई काम ढूंढ लूं, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। कल से मैं मंगत हलवाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम किया करूंगा। पुष्पा की आंखें खुशी से चमकने लगी, मानो कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने चहकते हुए पूछा, अच्छा, पगार कितनी है? 1000 रुपये महीना और साथ में खाना भी। दीपक अगले दिन से मंगत हलवाई की दुकान पर जाने लगा। वह वहां पूरे दिन बर्तन मांजता और रात में बचा खुचा खाना लेकर घर आ जाता। इसी तरह 7 महीने बीत गए। दीपक धीरे धीरे हलवाई से खाना बनाना भी सीखने लगा। एक दिन मंगत ने पूछा, दीपक, मेरी तिजोरी में 6000 रुपए रखे थे, तूने निकाले हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं भला आपके पैसे क्यों निकालूंगा? आज तक कभी एक खोटा सिक्का भी उठाया है क्या? एक बार मनोज से पूछो ना, दुकान की साफ सफाई तो वही करता है। मनोज नहीं बताया है कि पैसे तूने निकाले हैं। मैंने तेरी माँ को बुलाया है, थोड़ी देर में आती होंगी। लो, वो आ भी गई। सुनो दीपक की माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी में हाथ डाला है। तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, वरना पुलिस को बुला देता। जाओ, इसे ले जाओ। आज के बाद से ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। नहीं लाला, मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। काम से निकालना है तो ऐसे ही निकाल दो, पर मेरे दीपक पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हाँ, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि शोर शराबा होता, पुष्पा उसका हाथ पकड़कर घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की। जानती हूँ दीपक, चोरी तो भगवान ने की है। हमारी खुशियों की, उम्मीदों की, सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दीपक भी रोते रोते सो गया।
रात में उसे सपना दिखाई दिया कि वह एक कुएं में गिर गया और वहां से एक गुफा में पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा बर्फ का घर है जिसमें एक परी हाथ में जादू की छड़ी लिए हुए बैठी थी। वह उस छड़ी से जिस चीज को भी छू देती वह बर्फ का बन जाता। वही बर्फ के घर में दीपक बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहा था। दीपक गहरी नींद में था, लेकिन पुष्पा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, सब बच्चों को ले जाकर कुएं में गिरा देती हूँ और बाद में खुद भी कूद जाऊंगी। सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ना हम रहेंगे और ना भूख। कहते हैं मरने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं और वहां सब सुख सुविधाएं होती हैं, तो हम सब यहाँ कष्ट क्यों भुगते? पुष्पा ने दीपक को जगाया और उससे कहा, दीपक, अपनी छोटी बहन को गोद में उठा ले, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। एक बेटी की उंगली पकड़ और एक बेटी को गोद में उठा वह रात में जंगल की तरफ चल दी। दीपक भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे बहन को गोद में लेकर चले जा रहा था। पुष्पा को एक कुआं दिखाई दिया तो वह रुक गई। माँ, ये कुआं तो मैंने अभी सपने में देखा था। इसके अंदर बर्फ का घर है जिसमें परी रहती है। पुष्पा को लगा कि मौत ने उसके बेटे को पहले ही अपना आभास करा दिया है। वह रोती हुई बोली, हाँ, इसमें परियां रहती हैं। हम सब इसके अंदर चलेंगे, वहां हमें खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कपड़े भी। तुम सब मेरे साथ इसमें चलोगे ना? हाँ माँ, हम सब चलते हैं, वरना फिर से सत्तू खाना पड़ेगा। पुष्पा ने आंखें बंद की और अपनी सबसे छोटी बेटी को कुएं में डाल दिया। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। अब पुष्पा की बारी थी। माँ, पहले मुझे जाने दो, तुम बाद में आना। आपने सुना ना कि वो तीनों कितना चीखती गई हैं? पुष्पा की ये बात सुनकर रुलाई फूट पड़ी। जैसे ही दीपक कुएं में गिरा तो पुष्पा ने देखा कि एक परी उसके चारों बच्चों को लिए कुएं के ऊपर खड़ी है और उसके बच्चों को जरा भी खरोंच नहीं आई। वो तो मुस्कुरा रहे थे। अरे, तुम चारों बिल्कुल ठीक हो? यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे कौन करता है पुष्पा? बुरे समय में आखिर अपने बच्चों को कौन कुएं में गिराता है? इतनी कमजोर मत बनो, हालातों से संघर्ष करना सीखो। तुम तो माँ हो और माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, फिर गरीबी क्या चीज है? आप बर्फ के घर वाली परी हो ना? माँ, ये वही परी हैं जिनके बर्फ में घर में मैं खाना बना रहा था। परी, आप मेरे लिए बर्फ का घर बना सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं अपने बर्फ के घर में खाना बनाकर बेचा करूँगा, फिर हम लोगों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम लोगों के दुख ने मुझे परीलोक से इस नर्क में आने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारे दिन समझ लो कि बदल गए। तुम लोग घर जाओ। वहीं मैंने दीपक के लिए एक बर्फ का घर बना दिया है, वह कभी नहीं पिघलेगा। तुम उसमें अपना ढाबा बनाना, मगर साथ में पढ़ाई भी करना। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो सच में बर्फ का घर देखकर बहुत खुश हुए। बाहर की तरह उसमें दीपक ने ढाबा बना लिया और बोला, माँ, अब देखना, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगा कि ग्राहक दौड़े चले आएंगे। सुबह जब लोग उठे और उनका बर्फ ढाबा देखा तो लोग चौंक गए। उस दिन से दीपक ने बर्फ के ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। लोग गर्मी में उसके ढाबे में खिंचे चले आने लगे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसका बाप भी सुधर गया। वह अब बर्फ के ढाबे में उनकी मदद करने लगा था। गर्मी में बर्फ के ढाबे ने उनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया।